नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश चलते चलते में, जिसमें हम चलते हैं कुछ दूर, बिताते हैं एक स्पेशल शख्सियत के साथ कुछ पल और जानने की कोशिश करते हैं उसकी पूरी शख्सियत के बारे में। इस एपिसोड से पहले एक कहावत याद आती है कि जब कोयले की खान में कोई इंसान जाता है तो उसके हाथ काले होने लाजमी है, लेकिन कोयले की खान में ही हीरा मिलता है। और हमारे साथ भारत सरकार के हीरे हैं, कोयला खनन मंत्री हैं श्री प्रकाश जायसवाल जी। जायसवाल जी, आपका स्वागत है हमारी स्पेशल में। जायसवाल जी, जिस तरह से आपने सफ़र शुरू किया, 100 कदम चले हैं आप, 100 कदम में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपने पाई। जिस तरह से कहा जाता है पर्यावरण मंत्रालय से सर्टिफिकेट लेने में, एनओसी लेने में बहुत वक्त लगता था, उसके लिए एक टाइम फ्रेम आपने डिसाइड किया। क्या कुछ पाया आपने इन 100 दिनों में? देखिए, ऐसा है कि कोयला एक ऐसा स्रोत है हमारे देश में जो हमारे देश की एनर्जी का 55% पूरा करता है। इसलिए हमारे देश में अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, अपने देश की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोयले का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, कोयला मुहैया कराएं, जिससे कि थर्मल पावर स्टेशन चल सकें, स्टील इंडस्ट्री चल सके, सीमेंट इंडस्ट्री चल सके, और इन सब के लिए कोयले की ही ज़रूरत होती है। सर, लेकिन जिस तरह से आर्थिक मंदी का माहौल चल रहा है, उत्पादन में हर एक जगह कमी आ रही है, उस वक्त में उत्पादन को बरकरार रखना, नए पैमाने छूना कितना मुश्किल है मंदी के माहौल में? हमने जो टारगेट फिक्स किया था, सारी अपनी इंडस्ट्री में 10% प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट था, और करीब करीब हम उस पर अचीव कर रहे हैं। एक कोल कंपनी को छोड़ के हमारी सारी कोल कंपनियों ने हमारा टारगेट जो हमने फिक्स किया था वो 100 दिन के अंदर पूरा किया। इस बार की सरकार में बात करें, कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। इस बार इंजन को, विकास के इंजन को लाल झंडी नज़र नहीं आएगी, तो विनिवेश का काम जो पिछली सरकार में कहीं अटक गया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपका मंत्रालय किस तरह? देखिए, कोल इंडिया को जब नवरत्ना से अवार्ड किया गया था, उस समय यह तय किया गया था कि 3 साल के अंदर कोल इंडिया अपना डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन बहुत सारे कारणों से पिछले साल नहीं हो पाया। अब वो डिसइन्वेस्टमेंट का मामला तय हो गया है। 10% कोल इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हम समझते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 8 महीने के अंदर हो जाएगा। उसके लिए कोई टाइम फ्रेम किया गया, 1 साल 2 साल के अंदर? देखिए, टाइम फ्रेम हम इसलिए नहीं कर सकते, टाइम फ्रेम हम इसलिए फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर तो हो ही जाएगा। इसको और जल्दी करने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसकी बाकायदे लिस्टिंग करानी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ प्रोसेस में टाइम लगता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2-4 महीने में हो जाएगा, लेकिन 6-8 महीने के अंदर ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और इसकी डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जायसवाल जी, आमतौर पे देखा जाता था कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जाके बाहर खदान खरीदती है, पेट्रोल की बात करती है। आप ऑस्ट्रेलिया गए, विदेशों में गए, वहाँ पे एक तरह के एग्रीमेंट की बात हुई, अंडरग्राउंड माइनिंग की बात हुई, जो भारत में फ़िलहाल पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। उसको लेके जो प्रगति करी आपने 100 कदम में, वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अंडरग्राउंड माइनिंग से हमारे देश के पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट अंडरग्राउंड माइनिंग का ये होता है। लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग हमारे देश में जितनी होती है, उसमें प्रोडक्शन हमको 1/4 मिलता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो अंडर माइनिंग करते हैं वो इससे 4 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं। इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया गए थे कि हम अंडरग्राउंड माइनिंग में कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें, कौन से ऐसे मेथड का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा भी प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया के बराबर हो जाए। तो वहाँ पर हमने एग्ज़ामिन किया है, स्टडी किया है, और स्टडी करने के बाद हमारे अफसर्स भी गए थे, कोल इंडिया के भी चेयरमैन हमारे साथ गए थे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश में भी हम अंडरग्राउंड माइनिंग को और तेज़ी के साथ बढ़ाएं। सर, अगर आपकी मिनिस्ट्री की बात करें, आम जनता की भाषा में बात करें, सबसे बड़ी शायद उपलब्धि उनके लिए होगी जोहानिसबर्ग में महात्मा गांधी के जिस तरह से निवास खोजा जाना, वहाँ पर एक उनके लिए एक स्मारक बनाना, और उसके लिए किसी की मदद नहीं लेनी। आपके एम्प्लॉयज़ अपने 1 दिन का वेतन दे रहे हैं, आप लोग शायद 1 महीने का वेतन दे रहे हैं। वो जो आपने कदम उठाया, जो एक देश की प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत बड़ा अच्छी बात है, उसको लेकर बताइए। देखिए, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, और हमको जब ये पता लगा कि वो लैंडलॉर्ड मकान बेचना चाहती है और वो शायद वहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह जाना चाहती है, तो हमने उससे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद कुछ उससे बातचीत भी हुई है, और काफ़ी कुछ आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाले महीने 15 रोज में किस तरह का बनेगा उस स्मारक? मतलब जो अब स्मारक पहले वो मकान खरीदने दीजिए, उसके बाद हम कोशिश ये करेंगे कि गांधी जी की स्मृतियाँ ज्यों की त्यों बनी रहें।
और बिल्डिंग भी अच्छी बन जाए, स्मारक भी अच्छा बन जाए, जिससे जो लोग साउथ अफ्रीका जाएं, जोहानिसबर्ग जाएं, वो लोग वहाँ विज़िट करें, देखें। जायसवाल जी, अगर अहिंसा से निकल के हिंसा की बात करें, आप पहले गृह मंत्रालय में रह चुके हैं, MOS रह चुके हैं, नक्सलवाड़ा में अभी भी छोटा नागपुर पठार में एक खनन का काम करना, वहाँ पर आपके JE का जाना, इंजीनियरों का जाना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। वहाँ पर राज्य सरकारों से कई बार आपको सहायता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। मुश्किल काम तो है ही, नक्सलवादियों से निपटना एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर हिकमत से काम लिया जाए, तरकीब से काम लिया जाए, साहस से काम लिया जाए और समझा बुझा के काम लिया जाए तो काम तो हो ही रहा है। हमारे वहाँ माइनिंग भी हो रही है, माइनिंग हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई, जैसे आपने पर्यावरण मंत्रालय के एक रोड मैप बनाया था कि इस तरह से हम 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट देना होगा, करना है या नहीं करना है? देखिए, माइनिंग के काम में जो दो सबसे बड़ी रुकावटें थी वो ये थी कि एक तो पर्यावरण मंत्रालय का सर्टिफिकेट मिलने में 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते थे। दूसरी प्रॉब्लम आती थी लैंड एक्विजिशन की। लोगों की बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं हैं आजकल। किसान ये चाहता है कि हम अपनी ज़मीन को न बेचें और बेचें तो हमको अच्छी कीमत मिल जाए। उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा के तर्ज पर, जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स के लिए, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो ज़मीनें दी हैं, उनकी जो शर्तें हैं, उन शर्तों पर ही अब हम लोग ज़मीन एक्वायर करें, जिससे कि हमको आसानी के साथ ज़मीन मिल जाए। विपक्षी महंगाई की बात करें, लेकिन महंगाई तो उस वक्त में भी थी जब आम चुनाव हुए, और आम चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस आई थी, 200 से ज़्यादा सीटें, कल्पनाओं से परे की बात थी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में महंगाई है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन आम जनता इस बात को महसूस भी करती है कि महंगाई बढ़ने के कारण होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ दाल का प्रोडक्शन अगर कम है तो नेचुरली दाल में महंगाई बढ़ेगी। गेहूँ में महंगाई नहीं बढ़ी, दूसरी चीज़ों में महंगाई नहीं बढ़ी। दूसरा, हमारे देश की जनता ये भी जानती है कि इस बार बारिश और लेट हो गई है। ऑलमोस्ट सूखे की स्थिति आ गई थी, वो तो कही है, बाद में थोड़ी बारिश हो गई तो इससे वाटर लेवल वगैरह ठीक हो गया, कैटल फीड तैयार हो जाएगा, लेकिन धान के प्रोडक्शन में तो असर पड़ेगा। तो महंगाई बहुत कुछ हमारे देश में फसलों के ऊपर निर्भर करती है। समय रहते ये समस्याएं निपट जाएंगी, इस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। चलिए, जायसवाल जी की माने तो समय रहते समस्याएं निपट जाएंगी, समस्याएं हैं तो समाधान भी होगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हॉब्सन जॉनसन नाम के एक इंसान थे जो पहले कानापुर कहा जाता था, उसके बाद उसका नाम उनकी वजह से, क्योंकि अंग्रेज बोल नहीं पाते थे, कानपुर पड़ा। देश थे, देश प्रदेश की बात करेंगे, विदेश थे प्रदेश की बात करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चलते चलते में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ जायसवाल जी बने हुए हैं। जायसवाल जी इससे पहले जवाब दे रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मामलों में, कोयला के मामले में। इन कोयले से हम आ गए कानपुर में। कानपुर के आप मेयर रहे हैं। कानपुर में आपने अपना सियासी सफ़र तब शुरू किया जब राम मंदिर का मामला चल रहा था, जब बीजेपी रथ यात्रा कर रही थी, जब कांग्रेस टूट चुकी थी। उस दौर में और अब कांग्रेस इतनी मजबूत है, कितना फ़र्क देखते हैं, कितनी सियासी जीत? सियासी सफ़र तो हमने शुरू किया था 1977 में, जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी। तब हम लोगों ने ये महसूस किया था कि अब हम लोगों को भी घरों से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि देश में जो हालात राजनीतिक बन रहे थे वो देश के अनुकूल नहीं थे। और ऊपर वाले की कृपा रही कि 1980 में इंदिरा जी फिर से चुनाव जीती। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हम चुनाव तब जीते जब वास्तव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमजोर। जब कांग्रेस हार रही थी तब आपने जीत की राह दिखाई। ये ज़रूर आप कह सकते हैं, और उसका बेसिक कारण यही था कि हम तो ज़मीन के कार्यकर्ता थे और ज़मीन में ही हमने अपनी फसल उगाई, ज़मीन में ही हमने काम किया है। इस वजह से लोगों ने ये महसूस किया कि ये ज़मीनी कार्यकर्ता है, इसको अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो कानपुर का कल्याण होगा, कानपुर का विकास होगा। और हम जीते। पहला चुनाव 1999 में जीते, फिर दोबारा 2004 में जीते, फिर दोबारा 2009 में जीते। और हम कोशिश करते रहते हैं कि हम कहीं भी किसी भी पद पर रहें, मंत्रालय में रहें, लेकिन कानपुर की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो, हम कानपुर को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। और ये मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। मैं हफ्ते में 2 दिन, शनिवार इतवार, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिताता हूँ। चाहे आप दिल्ली में रहे, शास्त्री भवन में बैठे, लेकिन आपके कान कानपुर की हर एक आवाज़ सुन सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे कान तो कानपुर में ही लगे रहते हैं। कोई भी छोटी बड़ी घटना हो, हम उससे अवगत रहते हैं और उसका अकॉर्डिंगली उसको
ठीक करने का काम करते रहते हैं। कानपुर के उद्योग के लिए, SEZ के लिए नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए उद्योग के लिए हम ये राज्य कोशिश कर सरकारों रहे का हैं। काफी बड़ा दायित्व होता है। राज्य देखिए, मायावती सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही, लेकिन केंद्र सरकार क्या? केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ संभव हो सक रहा है वो सब हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि कानपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, सड़कें अच्छी नहीं होगा, सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा, वाटर सिस्टम अच्छा नहीं होगा, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तब तक कोई उद्योग लगाने के लिए आकर्षित नहीं होता है। आज के युग में आप गवर्नमेंट सेक्टर से ही कोई उद्योग नहीं लगवा सकते हैं, आपको तो प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना ही पड़ेगा, मल्टीनेशनल की ओर जाना पड़ेगा। और मल्टीनेशनल और प्राइवेट सेक्टर ये देखते हैं कि कौन से शहर में कनेक्टिविटी अच्छी है। जैसे हमने कानपुर से 4-5 ट्रेनें चलाई, कानपुर मुंबई, कानपुर दिल्ली, कानपुर सूरत, कानपुर जम्मू। चलाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे शहर की कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़े। जैसे कानपुर से हमने जहाज़ चलवाया। जहाज़ पे कोई मजदूर नहीं चलता है, आम आदमी नहीं चलता है, लेकिन जहाज़ पे वो लोग ज़रूर चलते हैं जो आजकल उद्योग देते हैं, इसलिए जहाज़ चलना भी ज़रूरी है। तो मैंने कानपुर से जहाज़ भी चलवाया। तो भारत सरकार के माध्यम से जो कुछ कानपुर में हमने कई एक फ्लाईओवर्स बनवाए जो भारत सरकार के माध्यम से सैंक्शन हुए हैं। कानपुर को हमने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना के अंतर्गत उसमें शामिल कराया और हज़ारों करोड़ रुपए की योजना जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना के अंतर्गत कानपुर के लिए सैंक्शन कराई है। सड़कों के लिए, मलिन बस्तियों के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, सीवेज सिस्टम के लिए। पूरे कानपुर में सीवेज सिस्टम बदला जा रहा है। आप जाइए कानपुर में देखिए, इस समय पूरी तोड़फोड़ मची हुई है। कारण ये है कि हम सीवेज सिस्टम बदला रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बार कानपुर में ऐसा सीवेज सिस्टम पड़ जाए कि अगले 100 साल 75 साल तक फिर कानपुर में ये ना हो कि साहब सीवेज का पानी बह रहा है, सड़कें हमारी डूब रही हैं, बाढ़ आ जाती है, तो नदियाँ। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में टाइम तो लगता ही है। और जो लेकिन शहर काम के होगा। करीब एक नदी बहती है, उस नदी के लिए भी कोई परियोजना है? गंगा नदी कितनी प्रदूषित हो गई है। राष्ट्रीय नदी आपने डिक्लेयर की थी, मनमोहन सरकार इसी ने। से प्रेरित होकर हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप इसको कम से कम राष्ट्रीय नदी घोषित करें, जिससे गंगा को सम्मान प्राप्त हो। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। डॉक्टर साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ में गंगा बेसिन अथॉरिटी भी बनाई। उस बेसिन अथॉरिटी, गंगा बेसिन अथॉरिटी का चेयरपर्सन प्रधानमंत्री ही हुआ करेगा। जितने प्रदेशों से होकर गंगा बहती हैं उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसके मेंबर हुआ करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने ये तय किया कि गंगा की सफाई के लिए जितना भी पैसा है वो सब भारत सरकार देगी। अब उसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट का शेयर नहीं होगा। तो पिछली बार जो भारत सरकार पैसा देती थी वो पैसा लैप्स हो जाता था, स्टेट गवर्नमेंट अपनी शेयर नहीं दे पाती थी। इस बार भारत सरकार ने तय किया कि सारा पैसा भारत सरकार देगी। तो जो कुछ संभव हो सक रहा है उसको इस करा बार दें। कांग्रेस की कोशिश राज्य सरकार में आने की भी है। मिशन 2012 की बात आ रही है। राहुल की यंग ब्रिगेड साथ में, आप साथ में हैं, इसमें तमाम कोई- सीनियर इसमें और कोई जूनियर लोग शक साथ में नहीं मिलकर। है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पार्लियामेंट के चुनाव का प्रदर्शन हुआ है और जो मैसेज आया है वो ये आया है कि उत्तर प्रदेश की जनता 20-25 साल बाद फिर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लाना चाहेगी, क्योंकि उसने इन सारी लेकिन पार्टियों को आमतौर बारी पर बारी पार्लियामेंट के करके मैसेज में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और राज्यों के चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय मुद्दे पार्लियामेंट के चुनाव में होते हैं, विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन पब्लिक का ओपिनियन पता लगती है, पब्लिक का रुझान पता लगता है कि वास्तव में माइंडसेट कम से कम। पब्लिक ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर से सत्तारूढ़ हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान हो। जितने भी 20 साल के अंदर वहाँ सरकारें बनी, सबने अपनी समस्याओं का समाधान किया, अपनी पार्टी की समस्याओं का समाधान किया, राज्य की समस्या का समाधान नहीं किया। इसीलिए जनता ने कांग्रेस की ओर देखना शुरू किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की ओर जनता ने देखना जरूर शुरू किया है, लेकिन अगर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत नहीं करेगी, ब्लॉक लेवल पर, वार्ड लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने संगठन को मजबूत नहीं करेगी, तो फिर जनता कुछ नहीं कर पाएगी। इसमें अब हम लोगों को बड़ी भूमिका अदा करनी है कि किसी तरीके से हम अपने संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। राहुल जी जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं पूरे देश का, खास तौर से उत्तर प्रदेश को वो टारगेट पर रखे हैं, तो अब राहुल जी की मेहनत बेकार ना जाए, ये प्रयास हम लोगों को करना होगा। कलावती के घर का असर प्रदेश सरकार पे भी नजर आता है। से उससे दलितों भी- के घर जाते हैं, गरीबों के घर जाते हैं, मजदूरों के घर जाते हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। तो राहुल जी बेचारे जो कर रहे हैं, अब हम लोग अगर नहीं कुछ करेंगे तो अकेले राहुल जी तो पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता को वापस नहीं ला वही बात मैं कहना चाहता था। सलमान खुर्शीद दिल्ली में है, आप दिल्ली में हैं, दो बहुत सीनियर लीडर मंत्रालय का काम संभालना है, उनके पास 2 मंत्रालय, आपके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं। उसके साथ साथ प्रदेश के लिए, वहाँ के संगठन मजबूत करने के लिए कैसे वक्त निकाल पाते हैं? देखिए, वक्त
संगठन को मजबूत करने का सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि हम अपनी भारत सरकार की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी करें कि लोग जो आज कांग्रेस की ओर देख रहे हैं उनकी निगाहें और मजबूती के साथ कांग्रेस की ओर जमें। दूसरी बात, हम अपने संगठन के लिए जहाँ कहीं भी मीटिंग हो कांग्रेस की, उसमें हम लोगों को जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सहयोग करना चाहिए। हम लोग ये काम करते रहते हैं। ख़ास तौर से हम तो उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी कांग्रेस की मीटिंग होती है, जहाँ हमें बुलाया जाता है, हम वहाँ चले जाते हैं। और केंद्र की योजनाएं भी, नरेगा की बात करें, 50% आरक्षण की बात करें, नरेगा की बात हो, चाहे 50% आरक्षण की बात हो, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात हो, किसानों बहुत का बड़ा कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान की बात हो, ये सारी योजनाएं जो लागू की गई हैं, इसी का तो परिणाम है कि जनता ने कांग्रेस की ओर देखना शुरू किया है। लेकिन अब अगर हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने उत्तर प्रदेश में एक एक जिले में कांग्रेस के संगठन को, कांग्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। कर लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से प्रतिष्ठापित होगी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, उससे पहले एक सवाल जानना चाहूँगा। कांग्रेस के लिए जब कहा जाता है, पिछले 2 दशक से वो यूपी में काबिज नहीं हो पाई, कि कांग्रेस सबको साथ ले जाने की कोशिश करती है, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक संप्रदाय, इसलिए उसके साथ पूरी तरह से कोई नहीं आ पाता। मायावती के पास अपना वोट बैंक है, मुलायम सिंह के पास अपना है, स्वाभाविक। तो सबको साथ कुटुंबम बनाने की, वसुधैव कुटुंबकम बनाने की बात, एक बार तो लोगों में ये भ्रम फैलता ही है कि अब वो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं तो बताइए हमारा कल्याण कौन करेगा। दलित सोचता मेरा कल्याण कौन करेगा, माइनॉरिटी सोचती हमारा कल्याण कौन करेगा, बैकवर्ड सोचता हमारा कल्याण कौन करेगा। लेकिन उन सबका कल्याण जो सबको साथ लेकर चलते हैं वही कर सकते हैं। केवल एक जाति को लेकर चलने वाले, केवल एक धर्म की बात करने वाले सबका कल्याण नहीं कर सकते हैं। और जब तक सबका कल्याण नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास नहीं होगा। इस बात को अब जनता रियलाइज करने लगी है, इसीलिए वो कांग्रेस की ओर देखना शुरू कर रहे हैं। चलिए, एकला चलो की राह, वो कहावत पुरानी पड़ चुकी है, ग्लोबल कल्चर है, वसुधैव कुटुंबकम की बात आ रही है। इस बार हम बात करेंगे जायसवाल जी की ज़िंदगी के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलते चलते में फिर से आपका स्वागत है। हमने आपसे वादा किया था कि जायसवाल जी की ज़िंदगी से आपको रूबरू कराएंगे। जायसवाल जी अगर आपके गेटअप को देखें, आपकी पर्सनैलिटी को देखें, जिस तरह से एक नॉर्मल आम मध्यम वर्गीय इंसान जो कपड़े पहनता है, पैंट शर्ट, वो आप पहन रहे हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया है पिछले 50-60 सालों में। धोती से कुर्ता, धोती कुर्ते से कुर्ता पजामा, और कुर्ते पजामे से आम आदमी का लिबास। तो आपको लगता है लिबास के साथ साथ सियासत भी चेंज हुई है? आम आदमी अंदर आ गया है, आम आदमी संसद में बैठता है, युवा संसद में बैठता है। लिबास आवश्यकताओं के अनुरूप चेंज होता है। तो साइकी थी जो गांधीवाद की साइकी थी, गांधीवाद दिलों में है, लेकिन लिबास में कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन, आवश्यकताओं के अनुरूप लिबास में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन गांधीवाद कहीं नहीं गया। आज भी हिंदुस्तानियों के दिल में गांधीवाद का हमेशा है। वो ऐसे ही गहरी जड़ें जमाए हैं, वो नहीं निकल सकता। गांधी जी ठीक है धोती पहनते थे और बंडी पहनते थे। अब आज के युग में धोती और बंडी पहन के लोग तेजी के साथ काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पैंट पहनना शुरू कर लिबास में ऐसा नहीं कि गांधीवाद फिर भी नजर आता है। जैसे सर राहुल गांधी रेल यात्रा करी गांधी जी की तरह, आप खुद रेल में जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं रेल में, हिंदुस्तान इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने की बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं गांधीवाद तो अभी भी कांग्रेस की नसों में जब तक गांधी को याद रखेगा तब तक हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं हो सकता। गांधी के भूलने पर ही हिंदुस्तान की समस्याएं शुरू हुई थी और गांधी के भूलने पर ही हिंदुस्तान की समस्याएं फिर शुरू हो जाएंगी। इसलिए गांधी को तो भूला ही नहीं जा सकता। हाँ, परिवेश बदलता रहता है। अब पहले गांधी जी चरखा चलाते थे, अब आज के युग में हमें चरखा चलाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम देशी कपड़े पहनें, देश के उद्योगों को बढ़ावा दें। आजकल जितने भी कपड़े बन रहे हैं देश में बन रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के 2 धर्मों की बात करें, सर्वधर्म समभाव में 2 धर्मों की बात करें, एक गांधीवाद, दूसरा क्रिकेट का आपको काफ़ी शौक है, आप क्रिकेट क्लब के मेंबर भी रहे हैं। निश्चित रूप से हम क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं। क्रिकेट तो हमारे जीवन का अंग था, लेकिन पिछले 15-20 साल से जब से राजनीति में कुछ ज़्यादा व्यस्त हुए तब से क्रिकेट का शौक भी ख़त्म हो गया करीब करीब। अब तो कमेंट्री भी बहुत कम सुनते हैं, मैच भी बहुत कम देखते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जीवन में अगर हमको सबसे बड़ा शौक किसी चीज़ का रहा तो क्रिकेट का रहा और या फिर संगीत का रहा। अगर सियासत नहीं होती तो क्रिकेट होता और अच्छे खिलाड़ी होता।
वो तो चाहे स्तर हमारा कोई होता। तो आप कहीं ना कहीं जीवन के इस मुकाम पे लगता है कि गेंद और बल्ले का रास्ता ज़्यादा अच्छा था या ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है? सब रास्ते अच्छे हैं, जिस रास्ते पर इंसान पड़ जाए, जिस रास्ते पर लोगों का भला हो, वही रास्ता अच्छा। और लोगों का भला तो सियासत के रास्ते से सियासत के माध्यम से ही लोगों का भला हो। सबसे बड़ी चौपाल में आप बैठते हैं, चौपाल में हर एक इंसान की आवाज़ पहुँचती है। बिल्कुल। संगीत की भी आपने बात की थी, संगीत से आपका? संगीत का मुझे बड़ा शौक है और सेमी क्लासिकल के तो हम खास प्रशंसक हैं। मन्ना डे इसीलिए हमारा सबसे चुनिंदा गायक है। मन्ना डे के गीत हम जरूर सुनते हैं और मोहम्मद रफ़ी हैं, मन्ना डे हैं, लता मंगेशकर हैं, उनके गाने हमें बड़े। उस गाने में अलग रूह होती थी और अब आजकल के गानों में, अधिकतर गानों में रूह कहीं ना कहीं खत्म हो गई। उन धुनों में भी लंबे समय तक जिंदा रहने की कुव्वत होती थी। आजकल की धुनें लंबे समय तक नहीं जिंदा रह पाती। आज भी नया बनता है लेकिन बहुत कम बनता है। आज भी 50 साल बाद अगर आप आवारा की धुन सुने, श्री 420 की धुन सुने या किसी और दूसरे फिल्म की धुन सुने तो आपको लगता है कि आज भी जिंदा है वो धुन। लेकिन आज के संगीत और आज के गीत, हाँ, एक हमने ये देखा है कि इधर नए संगीतकारों में AR रहमान को मैंने देखा है कि जिस तरीके से वो धुनें संकलित करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आज का शंकर जैक्सन उसको मानिए या आज का नौशाद मानिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। अपने संगीत की बात करी, प्रेम की बात करी, हमेशा कहा जाता है कि इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है जो उसे बुलंदियों पे ले जाता है, शिखर पे भी और शिकस्त पे भी। आप शिखर पर हैं, उसके पीछे किसका हाथ मानते हैं? देखिए, हमारी पत्नी का हाथ तो ज़रूर होगा। जिस तरीके से वो हमको कोऑपरेट करती है, जिस तरीके से हमारा साथ देती है, जिस तरीके से हम 24-24 घंटे बाहर रहते हैं, एक हफ्ते बाहर रहते हैं, उसके बाद भी उफ नहीं करती है, कभी उसको गुस्सा नहीं आता है, तो स्वाभाविक रूप से हमें हमारी पत्नी का प्रेम और जिसको कहना चाहिए ये कैपेसिटी उसमें है कि नहीं, हमारे पति का काम ऐसा है, वो कैसे वह हमारे घर में 7 दिन रह सकते हैं, उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में कोऑपरेट करती है, तो उसका कहीं ना कहीं सहयोग तो ही हमारे बच्चों का सहयोग है। हमारे बच्चे भी जिस तरह से अपने बिजनेस में तत्पर रहते हैं, बिजनेस करते हैं और सियासत में आने का उनका मन नहीं है, जबकि हमेशा कहा जाता है हाँ। कि नेता का बेटा नेता बनेगा क्योंकि वो एक ग्लैमरस। हमारे बच्चों को ना कोई ज़्यादा शौक है, ना हम उनको प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अच्छी राजनीति करने के लिए ये ज़रूरी है कि घर के बच्चे अपने व्यापार में लगे हों, रोज़गार में लगे हों। सारे लोग अगर राजनीति में आ जाएंगे तो राजनीति पेशा हो जाएगा। हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यही चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था कि आमतौर पे कहा जाता है कि राजनीति व्यवसाय है, लेकिन आप दालमूल उद्योग से, अपना व्यवसाय से, बिजनेस छोड़ के आप राजनीति में आए, राजनीति को बिजनेस नहीं बनाए, तो एक क्या संदेश देना चाहेंगे आपको वो लोग जो घर में बैठ के नारा लगाते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में और राजनीति में आने से कतराते हैं? देखिए, सीधा सा संदेश ये है कि जिसको देश सेवा का शौक होता है, जनता की सेवा का शौक होता है, और जो व्यक्ति किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है, हमारा जो कुछ भी हम पॉलिटिक्स में आए, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम किसी आइडियोलॉजी से जुड़े थे। गांधी नेहरू की आइडियोलॉजी हमारे जीवन का अंग थी। हम ये महसूस तब भी करते थे, आज भी करते हैं, कि हिंदुस्तान को अगर ज़िंदा रहना है तो गांधी नेहरू की आइडियोलॉजी पर ही उसको चलना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान ज़िंदा रह सकता है, वरना कोई दूसरा चारा नहीं है। पिछले 20 साल में अगर ये क्षेत्रीयता पनपी है और सांप्रदायिकता पनपी है तो क्या असर हुआ हमारे देश का? इसलिए कि गांधी नेहरू की फिलॉसफी से लोग दूर हटे, इसलिए हमारे देश का ये असर हुआ। अब धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ रहा है कि नई फिलॉसफी वही सही है, रास्ता वही सही है। सियासत का सफ़र हो या चलते चलते का सफ़र, पैगाम एक ही है कि जोड़ना होगा। गांधी जी ने भी कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दो भगवान। अगली बार फिर होगी मुलाकात चलते चलते में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक अपने प्रदेश और देश की खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश।